नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आपका लेसन है मानव का जनन तंत्र। तो इसके बारे में देखते हैं और जो जिनके पास विज्ञान है तो वो विशेष तौर से देखें, अधिकतर हाई स्कूल वाले छात्र ज़रूर देखें। तो देखिएगा, शुरू करते हैं हम मानव के जनन तंत्र की। सबसे पहले क्या होता है, हम बात करते हैं वृषण की। किसकी? वृषण की। टेस्टिस। तो इसमें क्या होता है, ये जो वृषण होते हैं हमारे, इनका कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, इनका कार्य होता है कि शुक्राणुओं को बनाना। क्या कार्य होता है? शुक्राणुओं को बनाना। तो देखिए, इनको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और जो ये होते हैं तुम्हारे शरीर के बाहर होते हैं। किसके? शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर होते हैं और पेनिस के पास में होते हैं। ठीक है, लिंग जिसको कहते हैं, लिंग के पास में होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, ये शरीर के बाहर होंगे। शरीर के मतलब बाहर का मतलब एकदम बाहर थोड़ी, शरीर से जुड़े हुए होते हैं। ये गुच्छे के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? गुच्छे के समान होते हैं। इनका तापमान जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। और जबकि शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब 38 पर पहुंचता है तो बुखार आने लगता है। कितने? 38 पे जब पहुंचेगा तब बुखार आने लगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का तापमान और इसका तापमान होता है 2 से या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो प्रकृति चालाक है, चतुर है, ऐसा थोड़ी बेवकूफ़ है। प्रकृति होशियार है। तो शुक्राणुओं का जो बनने की प्रक्रिया है, वो उसका निर्माण इसमें नहीं हो सकता। शुक्राणुओं का निर्माण इसमें शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तापमान ज़्यादा है। शुक्राणुओं को बनाने के लिए तापमान कम चाहिए। तो इसलिए प्रकृति ने यहाँ पर शुक्राणुओं की व्यवस्था की बनाने के लिए। तो यहाँ पर व्यवस्था की बनाने के लिए तो इनका कार्य क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इसको जो होता है, ये क्या होता है, पूरा वृषण कोश कहते हैं इसको। और इसमें जो ये नलिका होती है, कौन सी नलिका? ये वाली। और यहाँ पर जो होता है, ये तुम्हारे, ये क्या होते हैं? वृषण होते हैं। और वृषण होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये नलिका होती है, यहाँ से ये जाती है नलिका। ये इस नलिका को हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी नलिका। वाज डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? वाज डिफरेंसेस। शुक्रवाहिनी नलिका। तो इनका कार्य क्या होता है, समझते हैं। जब यहाँ पर निर्माण होता है शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। एकदम पूरी तरीके से निर्माण नहीं होता है, ध्यान से समझते जाइए तब पता चलेगा। तब यहाँ से जाते हैं शुक्राणु हमारे, यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बिल्कुल यहाँ मूत्राशय होता है। क्या होता है? मूत्राशय होता है। आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को। जो नहीं देखे हैं, जो हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया है, जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं और तब और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब जब मूत्र आता है तो यहाँ जमा इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम देखते हैं अधिवृषण के कार्य। किसके कार्य? अधिवृषण के कार्य। ये क्या होता है? ये 3 भागों में बटा होता है। कितने? 3 भागों में बटा होता है। इसकी संरचना जो होती है, लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। ये 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? हेड, टेल और बॉडी। ये वाली 3 भागों में। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का परिपक्व करना। शुक्राणुओं का परिपक्व का मतलब होता है पूरी तरीके से करना। जैसे 18 साल का लड़का हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, बढ़िया सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार से ये जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं का अधिवृषण जो है, उनका पूरी तरीके से विकसित करता है। ठीक है, विकसित करने के बाद में ये 3 भागों में बटा होता है। बताया है कि हेड और टेल और बॉडी। ठीक है, हेड यानी सिर, टेल यानी पुच्छ, बॉडी यानी शरीर। इनके भागों में 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समझते हैं। ये इसमें जो नलिकाएं होती हैं, अधिवृषण की नलिकाएं होती हैं, ये सभी नलिकाएं ये जो होती हैं, नलिकाएं मिलकर के शुक्रवाहिनियां बनाती हैं। क्या शुक्रवाहिनियां नलिकाएं बनाती हैं? कौन सी नलिकाएं? ये वाली नलिका। ये कौन मिलकर के? अधिवृषण की नलिकाएं मिलकर के शुक्रवाहिनियां नलिकाएं बनाती हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी की। किसकी? शुक्रवाहिनी की। इसकी
शुक्रवाहिनी ये 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, मोटी होती है इसकी संरचना, ठीक है। ये संरचना है इसकी, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो हमारे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को पहुंचाना, शुक्राशय में पहुंचाना। शुक्राशय कहाँ? ये शुक्राशय है तुम्हारा, ठीक है, शुक्राशय में पहुंचाना, इसका कार्य यही होता है। शुक्राशय की, किसकी बात करते हैं? शुक्राशय की। हमने बताया कि यहाँ से पहुँच करके शुक्राशय में जाता है। अब शुक्राशय को हम समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसमें देखो तरल पदार्थ जो होता है हल्का पीला होता है, क्षारीय होता है। कैसा? हल्का पीला क्षारीय, ठीक है। हल्का पीला क्षारीय तरल होता है, वो मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। कौन मिलकर के? हल्का पीला क्षारीय तरल होता है, जो यहाँ से जब शुक्राणु जानते हैं, जब जाने के बाद में तो शुक्राशय में पहुंचते हैं, तो इसमें से क्या मिलता है? हल्का पीला क्षारीय तरल मिलता है, तो उसको मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर निर्माण हुआ, तो ये हुआ शुक्राशय के कार्य, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, शुक्राशय का कार्य क्या होता है? यहाँ से जो शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु निकलने के बाद में अब जो इसमें कमी वमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए शुक्राशय यहाँ पर हुआ है, ठीक है। शुक्राशय जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करता है कार्य? जो क्षारीय होते हैं, तरल होते हैं, ठीक है, तो वो मिलकर के शुक्राणु के साथ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु वीर्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का। अब वीर्य का निर्माण करने के बाद में अब यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, क्या इकट्ठा होता है? शुक्राणु इकट्ठा होता रहता है शुक्राशय में, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की। किसकी? मूत्र मार्ग की बात कर लेते हैं, तब बात करते हैं उसके बाद में अन्य पार्ट की। तो देखिए, मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका जो होती है, ठीक है, मूत्र नलिका, तो मूत्र मार्ग इसमें क्या होता है? जो यहाँ से शुक्राणु जाते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, एक यहाँ से एक नलिका खुली होती है, ये वाली नलिका, ठीक, दिखाई दे रहा होगा, ये वाली नलिका खुली होती है। तो यहीं से क्या होता है? यहाँ से मूत्र भी आता है, और यहाँ से ये मूत्र की नलिका जो होती है शिश्न के द्वार में जाकर के ज्वाइंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है? जो हमारा मूत्र होता है और शुक्राणु होते हैं, यहीं से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये कार्य हुआ किसका? मूत्र मार्ग का कार्य हुआ। अब हम बात करते हैं लिंग की, जिसको शिश्न कहते हैं। शिश्न तो पार्ट है, लिंग कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? देखिएगा, ये बेलनाकार होता है, और ये मनुष्य के अपनी संतान को जन्म देने में सहायक होता है, जिसके जरिए से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। शुक्राणु और जो मूत्र होता है वो बाहर निकलता है। ये अपने शिशु को जन्म देने के लिए, नर और मादा जब संभोग करते हैं, तब शिशु को जन्म देने के लिए ये सहायक होता है। और जो हस्तमैथुन होता है उसमें भी ये सहायक होता है। शिशु, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सेक्सुअल अवस्था में होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके ये जो मेन पार्ट हुई है, देखिए हमने बताया पार्ट को, अंगों को बताए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, अधिवृषण को भी बता दिया, और मूत्रमार्ग भी हो गया, शिश्न भी हो गया, लगभग सारे हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। देखिएगा, जो ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो कि शुक्राणुओं को बनाने में, शुक्राणुओं को खाना पानी देने में, शुक्राणुओं को विकसित करने में, शुक्राणुओं को भोजन पानी कराने में कौन होता है? एक होता है काउपर, एक ग्रंथि होती है काउपर ग्रंथि, और एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। कौन कौन सी? काउपर ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथियां जो होती हैं, ये ग्रंथियां क्या करती हैं? ये सबसे काउपर ग्रंथि क्या काम करती है? ये तापमान को कम करने का काम करती है। किसको? तापमान जो होता है शरीर का, वृषण का, तापमान को कम करने का काम करती है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, द्रव्य पदार्थ का निर्माण करने में, किसका? द्रव्य पदार्थ का निर्माण करने में, और इस स्पर्म को मौजूद जो होता है उसमें मिलाने में सहायक करती है, ठीक है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि समझाया, काउपर ग्रंथि समझाया। इसके बाद में क्या हुआ है? पेरिनियल ग्रंथि, जिसको हम पेनियल ग्रंथि कहते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं? ये इनको जिंदा रखने का कार्य करती हैं। किसको? शुक्राणुओं को जिंदा रखने का कार्य करती हैं। तो ये ग्रंथियां हुई, मैंने आप लोगों को बताया शुक्राणु की, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये वृषण है। वृषण का कार्य क्या होता है? वृषण
और उसके ऊपर वृषण कोश होता है, वृषण कोश के अंदर वृषण होते हैं, और वृषण के यहाँ पर क्या होता है, अधिवृषण होते हैं। अधिवृषण में जो नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं मिल करके क्या बनती हैं, शुक्रवाहिनियां बनती हैं, ये वाली शुक्रवाहिनियां। और अधिवृषण की जो नलिकाएं होती हैं ये 3 भागों में बटी होती हैं। कितने? 3 भागों में। कौन कौन? हेड, टेल, बॉडी। ठीक है, यानी सिर, पुच्छ, शरीर, इसमें बटी होती है कौन सी नलिकाएं? ये वाली नलिकाएं यहाँ पर। इससे शुक्र नलिकाएं मिलकर बनती हैं। तो ये नलिकाएं कहाँ जाती हैं? डायरेक्ट ये यहाँ पर खुलती हैं, शिश्न के द्वार में खुलती हैं। ठीक है, मूत्राशय के मार्ग में खुलती हैं। तो अब बात करते हैं हम शुक्राशय की, सेमिनल वेजिटल है। उसके बाद में देखिएगा, जो ये अधिवृषण होते हैं, अधिवृषण 3 भागों में बटे होते हैं, ये तो हमने बताया। और शुक्रवाहिनियां बताई। शुक्रवाहिनियां क्या होती हैं? 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और मोटी होती हैं, जिनके जरिए शुक्राणु कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? शुक्राशय। शुक्राशय देखो यहाँ पर शुक्राशय होता है, ये इसका यहाँ पर खुला हुआ होता है द्वार। शुक्राशय में शुक्राणु पहुंचते हैं। इसके बाद में स्खलन नलिका। स्खलन नलिका ये कहलाती है तुम्हारी, जो कि ये नलिका जो होती है जो उसके शिश्न भाग में खुली होती है। तो यहाँ का जो ये मूत्राशय है, इसमें एक भाग ज्वाइंट होता है जो कि मूत्र मार्ग और जो शुक्राशय का निकलने का होता है द्वार। तो ये ग्रंथियां थी। ठीक है, तो ये सारी ग्रंथियां हमने समझा दिया।